नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं राजधर्म। मेरठ में अपने पति का बेरहमी से मर्डर करने वाली मुस्कान की कस्टडी कैसे बीत रही है। एक ड्रग एडिक्ट कैसा होता है, कैसे जब उसे नशा नहीं मिलता तो फिर वो छटपटाने लगता है। वो पहली बार मेरठ मर्डर केस में देखने को मिल रहा है। सौरभ को चापड़ से काटने वाली मुस्कान जेल में बार बार गांजा और चरस मांग रही है। साहिल नशे वाले इंजेक्शन के लिए तड़प रहा है। जेल में मुस्कान को खाना दिया जा रहा है, लेकिन वो खाना फेंक दे रही है, थाली हटा दे रही है। उसे खाना नहीं चाहिए, उसे अपने लिए ड्रग्स चाहिए। मेरठ पुलिस ने अभी मुस्कान और साहिल को रिमांड पर नहीं लिया है, लेकिन जेल में बंद सौरभ के कातिलों की बेचैनी है कि बढ़ती चली जा रही है। जेल के अंदर साहिल और मुस्कान के लिए एक एक पल काटना मुश्किल होता जा रहा है और उसकी वजह है नशा और सिर्फ नशा। यह नशे की लत है जो उन्हें जीने नहीं दे रही। इस नशे की लत की वजह से दोनों का दिमाग इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि दोनों ने सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब दोनों जेल में हैं, जहां उन्हें हर पल नशे की तड़पा रही है। मुस्कान को पिछले 7 साल से नशा करने की लत है। साहिल भी नशे वाले इंजेक्शन का आदी है। जेल में उन्हें यह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि जेल में बार बार उनकी तबीयत बिगड़ रही है। नशे ने कैसे साहिल और मुस्कान की जिंदगी को चौपट कर दिया, नशे की वजह से कैसे सौरभ की जान चली गई, उसे समझने के लिए मैं आपको 2 तस्वीरें अब एक साथ दिखाती हूं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब मुस्कान सौरभ के इश्क में डूबी हुई थी और दूसरी तस्वीर में उसके साथ साहिल दिखाई दे रहा है। दोनों सौरभ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार है। पहली तस्वीर बता रही है कि कैसे सौरभ के साथ मुस्कान शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। यह रिश्ता खूबसूरत था, ये शादी खूबसूरत थी। इसके बाद मुस्कान की जिंदगी में साहिल के साथ हुई शराब, चरस, गांजा, तमाम तरीके के नशे की जैसे ही एंट्री हुई तो ये नशा उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया कि उसने आखिरकार अपने पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया। हमने सुना तो कई बार है कि नशा जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन नशा कैसे एक आबाद परिवार खत्म कर देता है, एक हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देता है, एक व्यक्ति की जान कैसे चली जाती है, कैसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और कैसे नशे की एक लत जेल पहुंचा देती है, वो इस केस में आप देख रहे हैं। जेल में मुस्कान और साहिल ने अधिकारियों के सामने जो कबूला है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। साहिल और मुस्कान ने बताया कि उन्हें साल 2019 से नशे की बहुत बुरी लत है। दोनों सूखे नशे के साथ साथ ड्रग्स के इंजेक्शन भी लेते थे। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात सौरभ का मर्डर करने से पहले भी दोनों ने नशा किया था और हत्या के दूसरे दिन यानी कि 4 मार्च की शाम 7 बजे दोनों नशा करने के लिए ही हिमाचल के कसौल गए थे। इससे पहले भी साहिल और मुस्कान एक साथ नशा करने के लिए मनाली भी जा चुके हैं। सोचिए जरा, लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन ये क्या करने के लिए गए? नशा करने के लिए। मुस्कान को नशे की ऐसी तलब है कि उसके बिना जेल में उसके लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा है। जेल में गुमसुम बैठी मुस्कान की आवाज तभी सुनाई देती है जब वो नशे की डिमांड करती है। नशे के लिए उसकी तड़प को देखते हुए जेल प्रशासन मुस्कान को रिहैब सेंटर में ले जाने पर मजबूर हो गया है। जेल में मुस्कान का इलाज दूसरे दिन से ही शुरू हो गया, लेकिन नशे को लेकर उसके जुनून में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। मुस्कान का रूटीन था अंधेरा होते ही नशे की दुनिया में डूब जाना, सुबह तक नशा करना, दिन भर नशे में धुत रहना। मुस्कान 2019 से नशा कर रही है। गांजा, चरस, शराब, नशीली दवाइयां, जितने भी नशे हो सकते थे उसने सब किया है। नशे का इंजेक्शन ले लेना, ऐसा कोई नशा नहीं है जो मुस्कान ने ना किया हो। नशे की आदत मुस्कान को अब चैन से जीने नहीं दे रही है और मौत उसको आ नहीं रही है। अब उसे जेल में ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। जेल प्रशासन ने साहिल और मुस्कान को अलग अलग ब्लॉक में बंद कर दिया है।
जेल में दोनों के परिवार से अब तक कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आया है। परिवार की तरफ से किसी भी तरह की कोई पैरवी नहीं की जा रही है और यही वजह है कि साहिल और मुस्कान ने जेल प्रशासन से अपने लिए सरकारी वकील की मांग कर दी है। साहिल ने जेल प्रशासन से कहा है कि घर वाले उनसे नाराज हैं, वो पैरवी नहीं करेंगे। मुस्कान और साहिल से जल्द ही पुलिस जेल में आकर पूछताछ करेगी। इनकी कस्टडी भी लेने की तैयारी चल रही है ताकि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सके। जेल के अंदर दोनों क्या कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक मेरठ जेल के वीरेश राज शर्मा जी मौजूद हैं। सर, दोनों अंदर हैं जेल में, उनकी नशे की लत छुड़वाने के लिए आप लोगों ने इलाज भी शुरू करवा दिया है। फिलहाल दोनों की क्या कंडीशन है, क्या कर रहे हैं जेल में? जेल में आने के पश्चात उनकी काउंसलिंग कराई गई, डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, दवाइयों की आवश्यकता थी, विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाइयां दी गई तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार योगा, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा कराया गया तथा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा काउंसलिंग भी कराई गई है और अब उनकी दिनचर्या जेल मैनुअल के अनुसार नियमित रूप से चल रही है। पहले मुस्कान का प्रार्थना पत्र आया था कि वो सरकारी वकील चाहिए, लेकिन कल साहिल ने भी कहा है कि उसे लगता है कि उसके घर वाले भी पैरवी नहीं करेंगे, तो वो सरकारी वकील की मांग की है। उसका प्रार्थना पत्र भी ले लिया गया है। दोनों प्रार्थना पत्र आज हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर सरकारी वकील उपलब्ध करा रहे हैं। अब दोनों सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे जेल में जो भी दिनचर्या होती है, अपने किए का कोई पछतावा या परेशान होना या इस तरह की बातें आपसे या जेल के और अधिकारियों से कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, इस तरीके से उन्होंने हत्याकांड किया, बॉडी काट दी, कुछ पछतावा, कोई बातचीत? देखिए, जेल के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनको इस तरह ट्रेंड किया जाता है कि व्यक्तिगत जीवन, किसी बंदी के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहते, न करते, और उनका जो क्राइम है उसके बारे में भी बात नहीं करते, क्योंकि माननीय न्यायालय में ये प्रकरण लंबित होते हैं। हमारा सिर्फ दायित्व है सुरक्षा का, जेल मैनुअल के अनुसार सुरक्षा दी जा रही है। दूसरा हमारा दायित्व है कि उनको हम चिकित्सा जितनी आवश्यकता है वो दें। नशे की यदि आदत है, नशे वाले बंदी आते हैं, उनको नशा छुड़वाते हैं, वो सब प्रक्रियाएं इनकी की गई हैं। काउंसलिंग बंदियों की जाती है, इनकी भी काउंसलिंग की जा रही है। आप लोगों ने इनका इलाज शुरू करवा दिया है, अब दवाई चल रही है, लेकिन क्या जब ये आए थे नशे की डिमांड कर रहे थे कि मुझे नशा चाहिए, या किसी को लत होती है तो वो छटपटाता है, इन्होंने इस तरह की कोई डिमांड करी है कि इनको कोई नशा चाहिए? नहीं, कारागार में नशा तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसी डिमांड का कोई मतलब है। ये है कि जब आए थे तो नशे की हालत में थे, चिंता में थे, खाना नहीं खा रहे थे। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से काफी सुधार है। दिनचर्या नियमित रूप से उनकी चल रही है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं वीरेश जी, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो जो चीजें होनी चाहिए सुरक्षा को लेकर वो सब कुछ हो रही है। बड़ी बात यह है कि अब साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है और जब भी पुलिस को लगेगा कि वो बयान दर्ज करवाना चाहती है, वो जेल अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देगी और उसके बाद यहां पर आकर बयान दर्ज किया जाएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। मुस्कान को ऐसे ऐसे नशे का शौक है जो किसी आम इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मेडिकल स्टोर से इस तरीके के ड्रग लिए जा सकते हैं, लेकिन ये दवाएं मुस्कान के लिए इजीली अवेलेबल थी। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने कुछ दिन पहले डॉक्टर को दिखाया था, खुद को एंग्जाइटी पेशेंट के तौर पर पेश किया था। इसके बाद इंटरनेट से सर्च कर डॉक्टर की पर्ची पर नशे की दवाई को ऐड कर लिया। मुस्कान जब दवाई खरीदने खैर नगर के मेडिकल स्टोर गई तब उसके साथ एक बुजुर्ग शख्स भी मौजूद था। मुस्कान के साथ मौजूद व्यक्ति ने खुद को उसका पिता बताया। पुलिस अब उस शख्स को भी जांच के दायरे में ले सकती है जो मुस्कान के साथ मेडिकल स्टोर पर गया था। इस समय मेरठ के खैरा मार्केट में है उषा मेडिकल स्टोर। ये है जहां पे ठीक 1 महीने पहले मुस्कान एक बुजुर्ग के साथ आई थी, को एक मोबाइल पे प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था, कुछ दवाइयां ली थी। क्या वो दवाई थी ये जानने के लिए अब ड्रग्स इंस्पेक्टर इस मेडिकल स्टोर में पहुंचे, सभी दवाइयों का ब्यौरा लिया कि क्या इस मेडिकल स्टोर में बिकता है, किस तरीके की दवाइयां मुस्कान ने, खासकर मुस्कान ने उस दिन ली थी जब वो इस मेडिकल स्टोर पे आई थी। मेडिकल स्टोर के ओनर हमारे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमित जोशी है। अमित जी, 1 महीने पहले क्या मुस्कान आपकी दुकान में आई थी? मैम, ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, पुलिस वाले लाए थे उसे और उन्होंने बताया कि यह तुम्हारे यहाँ से दवाई लेके गई है। तो हाँ, लेके गई है तो पता लगा। आपको याद आया चेहरा? हाँ, चेहरा याद आया थोड़ा सा। हाँ। तब
उन्होंने पूछा कि ये क्या क्या ले गई थी, तो उन्होंने मैंने बता दिया कि ये क्या नाम, एक टकारा थी हिमालय की मेडिसिन, एक डाइजीन है और एक मिटोजोलाम का इंजेक्शन है, वो लेके गई थी। वो आपकी दुकान में ड्रग्स इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने आपसे क्या पूछताछ की, क्या ले गए? वो मेरे यहाँ से जो है दवाइयाँ ले गए हैं और सैंपल भर के ले गए हैं। सैंपल दवाइयाँ नहीं होती मैम। और साथ में वो अपना जो लड़की का वो था बिल था वो ले गए हैं, और जो मेरी परचेज थी आइटम की वो ले गए हैं। जो दवाइयाँ मुस्कान ले गई, क्या वो रेयर दुकानों में मिलती है या वो पर्टिकुलर किसी भी दुकान से ले सकते हैं आप? तो फिर मुस्कान 4 किलोमीटर दूर आपके यहाँ आई, इसका कारण? इसका कारण ये है खैर नगर में दवाई थोड़ा सस्ती मिलती है बाहर के मेडिकल स्टोर के मुकाबले, क्योंकि होलसेल मार्केट है बड़ी, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं लेने दवाई। दवाइयाँ मुस्कान ले गई थी, वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी? नहीं, नॉर्मली क्वांटिटी एक पीस था जी। फिलहाल इस दुकान की भी अब जांच हो रही है कि किस तरीके की दवाइयाँ इस मेडिकल स्टोर में मिलती है, और खासकर मुस्कान जो दवाइयाँ ले गई थी वो किस काम आती है, वो किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। जिस रात मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का मर्डर किया, उस रात भी दोनों भयंकर नशे में थे। मर्डर से ठीक पहले सौरभ खाना लेकर घर गया था। उसकी सीसीटीवी फुटेज आपके सामने रख रही हूं, लेकिन उसे क्या पता था कि घर पर मुस्कान ने उसके लिए एक खूंखार प्लानिंग की हुई थी। 3 मार्च की रात 11:49 की ये तस्वीर है। नशे में धुत साहिल और मुस्कान ने बेरहमी से सौरभ को मारा। उसके सीने में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार खंजर उतारा। सौरभ को इतनी बुरी तरह से काटा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी सहम गए थे। सौरभ की लाश गलने लगी थी, डेड बॉडी सीमेंट में लिपटी हुई थी। सौरभ के साथ कितनी दरिंदगी की गई, उसकी गवाही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही है। सौरभ के शरीर पर चाकू के 5 गहरे घाव हैं। बाईं तरफ सीने पर चाकू से 3 बार वार किया गया था। गला रेत कर सिर को धड़ से अलग किया गया था। दोनों हाथों की कलाइयां काटकर अलग कर दी गई थी। डेड बॉडी के साथ इतनी हैवानियत की गई थी कि शरीर की खाल पूरी तरह से उतर चुकी थी। नाखून, दांत छूने भर से गिर रहे थे। डेड बॉडी की दाईं आंख खुली हुई थी और बाईं आंख बंद थी। उस रात सौरभ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद मुस्कान साहिल के साथ उसके घर चली गई। खौफनाक हैवानियत के बाद भी मुस्कान को और ज्यादा ड्रग्स का डोज चाहिए था। जब मुस्कान साहिल के साथ उसके घर पहुंची तो वहां भी दोनों ने जमकर नशा किया। इसके सबूत भी उसके कमरे में मिले हैं। इसके अलावा साहिल के कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब से आकृतियां बनी हुई है, जिसे देखकर साहिल के मेंटल स्टेटस का अंदाजा लगाया जा सकता है। साहिल इस तस्वीर के जरिए क्या बताना चाहता है? क्या सौरभ के मर्डर के पीछे कोई जादू टोने का एंगल भी है? इस पूरे मामले पर मेरठ के आचार्य ने क्या बताया, वो सुनना बहुत जरूरी है। आरोपी साहिल के कमरे में जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी, उसमें कुछ भगवान की तस्वीरें थी तो कुछ तंत्र मंत्र विद्या, इस तरह के चित्र साहिल ने अपने कमरे में दीवार पर बनाए हुए थे। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी, तंत्र मंत्र क्या किया करता था, और एक तस्वीर आपने देखी होगी जो काफी हैरान करने वाली थी। आखिरकार इस तस्वीर का मतलब क्या है, इस तस्वीर को क्यों बनाया था साहिल ने, इस तस्वीर के जरिए क्या वो कोई मैसेज देना चाह रहा था, क्या किसी तरह के वध की या किसी तरह की बलि की कोई बात इस चित्र के माध्यम से साहिल अपनी दीवार पर बनाकर बताना चाह रहा था। इस तस्वीर का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ आचार्य अंकित जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में क्या क्या बना हुआ है, क्या इस तस्वीर का मकसद है, इस तस्वीर को समझाइए। देखिए, मैं आपको उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। कैमरा थोड़ा आगे लाइए भैया। ये देखिए, देख रहे हो कुछ चीजें मैच कर रही है वहां पे। ये उल्लू का मुंह है, ठीक है, देख रहे हो आप। ये कैथोलिक, ये नीचे कैथोलिक साइन है। इस तस्वीर में समझा दीजिए क्या है। ठीक है, तो ये इसमें 3 चीजों का प्रयोग हुआ। एक तो कैथोलिक, यानी कि कैथोलिक मतलब ईसाइयों का कुछ तंत्र। ये नंबर है बीसा बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5 पंचमुंडी बलि यानी कि 5 मुंडियों की बलि। ये उल्लू सारा खून में लथपथ है। आप देखो, ये सींग निकले हुए हैं। आपने देखा होगा उनके घर में, क्या नाम थे आरोपी का, साहिल के घर पे एक स्टैचू था। स्टैचू में एक किंग बैठा हुआ है, ऐसे बहुत बड़ी गद्दी पे, 2 उंगली इसकी ऐसे ऊपर है। एक तरफ लड़की है, एक तरफ लड़का है, और दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कि समर्पित कर रहे हैं उसको।
उसके समर्पण में चले गए हैं। तो ये जहां का भी ये तंत्र है, हमारे यहाँ का ये नॉर्थ का तो तंत्र नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। आप भी काफी समय मीडिया में हो, ये शायद ये तो नेपाल से है या पश्चिमी बंगाल से, क्योंकि वो दोनों जगह तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसमें उल्लू, ये उल्लू का साइन है, उल्लू साधना, पंचमुंडी बलि और कैथोलिक, ये 3 चीजों का प्रयोग किया गया है। सबसे ऊपर जो इसमें बना हुआ है बीच में, जी, इसका मतलब कितनी बलि, क्या समझाना चाह रहे हैं? 1 2 3 4 5 साइन है। पंचमुंडी बलि, 5 चीजों की बलि। आचार्य जी, नशे की भी काफी चीजें थी, बताया जा रहा है सूखा नशा वो करता था। तो हैवी नशे के बाद ये चीजें की जाती है। और आप देखो इसमें क्रूरता, ये देख रहे हो खून टपक रहा है, क्रूरता के साथ मारना, क्रूरता के साथ चीजों को करना, वो सब है इसमें। बाद में उसने सम्मोहन का प्रयोग करके मुस्कान को अपने पक्ष में किया इस कार्य के लिए, तब ये चीजें हुई। और ये अब का नहीं है, ये 4-6 महीने का गेम है। जो आचार्य बता रहे हैं वो वाकई खौफनाक हैं। फिलहाल साहिल और मुस्कान अब कानून के शिकंजे में हैं, जेल में बंद हैं। साहिल और मुस्कान की करीब 15 दिनों तक काउंसलिंग की जाएगी। इनके नशे के लत से उन्हें नॉर्मल स्टेटस मिलाने के लिए कोशिश होगी और फिर पुलिस इनसे आगे की पूछताछ करेगी। पुलिस पूछेगी कि सौरभ के मर्डर के पीछे असली मोटिव क्या था, मर्डर का प्लान किसने और कब बनाया, क्या वारदात में दोनों के अलावा कोई और भी शामिल था, सौरभ को पहला चाकू किसने मारा, डेड बॉडी ठिकाने लगाने का आइडिया किसका था, मर्डर के पीछे जादू टोना होने का एंगल क्या है, क्या मुस्कान ने सौरभ का मर्डर पैसे के लिए किया। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। पुलिस साहिल के घर की गली में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। उस रात साहिल के घर कौन कौन आया, दोनों कितने बजे आए, कितने बजे वहां से निकले, सीसीटीवी फुटेज से एक एक सच पता चल रहा है। साहिल और मुस्कान की मेरठ पुलिस जल्द ही एक एप्लीकेशन लगाकर कस्टडी लेने वाली है और इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट के अंदर पेश किए जा सके ताकि इन्हें सख्त सजा दिलाई जा सके। इसके लिए एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस वक्त हम साहिल के घर के बाहर उसकी गली में मौजूद हैं और ये घर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 तारीख को जब इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया तकरीबन 1 बजे के आसपास, तो लगभग 3 बजे साहिल और मुस्कान अपने बैग के अंदर सौरभ के सिर और साथ ही उसके हाथ की कलाइयों को लेकर इसी घर में जो ऊपर का कमरा है यहां पर आए थे और यहां पर आने के बाद रात भर वो यहां पर रुके थे। यानी कि इस कमरे के अंदर भी डेड बॉडी के पार्ट्स को लाया गया था। तो वो किस तरीके से बैग में लेकर यहां पर आए, इसकी फुटेज को खंगालने के लिए जितने इस गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी लगातार पुलिस जांच कर रही है। एक कैमरा ये लगा हुआ है जिसका डायरेक्शन सीधा साहिल के घर की तरफ है और इस कैमरे के अलावा आगे की तरफ इसी गली में कुछ और भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसमें साहिल के घर की मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। इसीलिए आज पुलिस की टीम न केवल साहिल की गली में बल्कि साहिल की गली से 2 गली पहले सौरभ की गली है, वहां पर भी पुलिस की टीम ने तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला है और सौरभ मरने से पहले यानी कि कत्ल की वारदात से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ जिसमें अपनी गली के अंदर वो बाइक पर अपने दोस्त प्रशांत के साथ खाना लेकर वापस अपने घर पहुंच रहा था। रात को उन्होंने खाना खाया। और क्या देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा? क्या मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव किया जाएगा? क्या मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस संविधान बदल देगी? ये तमाम सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज संसद में मुस्लिम आरक्षण को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर बवाल मचा। देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस पर जवाब मांगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about Constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement
to change the Constitution of India. I want the Congress President who is sitting here in the House to make very specifically clear about the Congress Party's position. कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा हुआ। हंगामा संसद तक पहुंचा और सवाल ये उठाया जाने लगा कि क्या वाकई में संविधान बदलने की तैयारी की जा रही है। देश में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान को संविधान पर हमला बताते हुए इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे से स्टैंड क्लियर करने की मांग की। तो इसके बाद सदन में बैठे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उठ खड़े हुए और डीके शिव कुमार के बयान को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि जो कांग्रेस पार्टी खुद को संविधान के रक्षक बताने का ढिंढोरा पीटती है, वही संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। दरअसल ये पूरा विवाद डीके शिव कुमार के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा तो संविधान में बदलाव भी करेंगे। डीके शिव कुमार का कहना था कि ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार संविधान में संशोधन या बदलाव होगा। इससे पहले भी कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं, उसके बाद संविधान में बदलाव किया गया था। डीके शिव कुमार के इस बयान पर बीजेपी आक्रामक है और इस मामले में कांग्रेस पर सफाई की मांग का प्रेशर है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सदन में देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल उठाया। धर्म के आधार पर आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस को घेरा तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में खड़े हुए। उन्होंने किरण रिजिजू के आरोपों का खंडन किया। खड़गे ने कहा कि देश में संविधान को बचाने का काम केवल कांग्रेस ने किया है। साथ ही ये भी कहा कि बाबा साहेब के दिए गए आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उठाने वाले लोग। चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और
दरअसल संसद में हो रहे हंगामे में आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर ही पूरा विवाद था। इसके पीछे कर्नाटक का मुस्लिम रिजर्वेशन है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसके लिए विधानसभा में बिल लाया गया, फिर 21 मार्च को इसे विधानसभा से पास भी करा लिया गया। तब बीजेपी ने विधानसभा में इसका पुरजोर विरोध किया। बीजेपी का आरोप है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है। बीजेपी इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह रही है। इसके बाद ही डीके शिव कुमार का आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन के बाद यह वक्तव्य सामने आया। लेकिन अब डीके शिव कुमार का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जेपी नड्डा के खिलाफ केस करने की बात तक कह रहे हैं। I'm a sensible senior politician than Mr. Nadda. I've been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there'll be any. I have said casually there'll be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country. And they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. अब सवाल यह है कि क्या देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? तो आपको एक लाइन में यहां पे क्लियर कर दूं कि संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है तो फिर कर्नाटक में कैसे दिया गया? इसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो साल 1992 में दिया गया। इंदिरा साहनी वर्सेस केंद्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सामाजिक समूह अगर पिछड़ा है तो उसे पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। केरल में तो मुस्लिमों को 8% आरक्षण है, जबकि आंध्र प्रदेश में 5% आरक्षण दिया गया था, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। आंध्र प्रदेश में भी आरक्षण का फैसला तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया था, जिसे एसआर बोम्मई सरकार ने लागू किया था। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों को कैटेगरी 2B में शामिल कर उन्हें सरकारी ठेके में 4% आरक्षण दे दिया, जिसके खिलाफ बीजेपी मुखर है। गिरिराज जी, आप पर आरोप लगते थे कि आप संविधान बदल देंगे। अब कांग्रेस के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण के लिए हम संविधान बदल देंगे। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे जिसे हिडन कहता है, हिडन एजेंडा बाहर आ गया। अब बाहर क्यों ना आए? अब तो राहुल गांधी के इशारे पर डीके शिव कुमार चलते हैं, कठपुतली हैं वो। ये राहुल गांधी का जुबान है। आप याद करें, जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? उनका भी हिडन एजेंडा कि भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, उस समय भी। लेकिन देश में इन्होंने भ्रम राहुल गांधी ने फैलाया, नकली संविधान लेकर के पब्लिक को भ्रम फैलाया। संसद के अंदर कांग्रेस सहित सब लोगों ने संविधान की कसम खाया। अब वो असली चेहरे आ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या भारत को? राहुल गांधी अगर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, जब तक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, कोई माइका लाल राहुल गांधी पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल सकता है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। ये मनमोहन सिंह का बयान और आज डीके शिव कुमार का बयान, ये दोनों मेल खाता है कि इनका हिडन एजेंडा है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। देश में मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब उठा था।
खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने को लेकर कांग्रेस को घेरा था और बताया था कि कैसे SC, ST, OBC और अति पिछड़े वर्ग को अंधेरे में रखकर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। एक भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है, संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी, उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। बीजेपी का कहना यह है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस बैकडोर से मुस्लिमों को आरक्षण देने का खेल खेल रही है। मामला मुस्लिम आरक्षण का है तो AIMIM चीफ ओवैसी भी सामने आए और कर्नाटक सरकार के बचाव में उन्होंने कहा कि बिहार में भी ऐसे ही मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। बिहार में मुसलमानों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर। वहां खत्म करके दिखाइए। बिहार में नहीं मिल रहा है क्या? बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में जो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, और आप जो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं बैकवर्ड क्लास, उसको उस बुनियाद पर दिया जा रहा है। तो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, इनकी TDP के साथ पावर में आंध्रा में, चलिए वहां करके दिखाइए। नहीं करिए, करके दिखाइए भाई। आप तो नायडू तो आपके NDA में है ना, उनको बोलिए। हाँ, हर जगह कर रहे हैं आप, और ये गलत बात कर रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं। यानी हर चीज मुसलमानों की आपको खतरा नजर आती है। विकसित भारत कैसे बनेगा अगर आप एक 14% 18 करोड़ आबादी को अगर आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रहेगी? विकसित भारत कैसे बनेगा?